नमस्कार दोस्तों। आज बात करने जा रहे हैं माचिल इनकाउंटर की। दोस्तों, तारीख थी 30 अप्रैल साल 2010। माचिल जम्मू कश्मीर के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर पे एक जगह है। अगर मीडिया रिपोर्ट्स को सच माने तो माचिल वो जगह है जहां से घुसपैठ करना सबसे आसान है। ऐसा इसलिए है क्योंकि बहुत ही घना जंगल है और पाकिस्तानी बंकर सीमा के बिल्कुल पास हैं और उधर से उधर आतंकवादियों को इंडिया में इन्फिल्ट्रेट कराने के लिए, घुसाने के लिए फायरिंग कवर पाकिस्तान की तरफ से दी जाती है और वो बहुत आसानी से घुस आते हैं। ऐसे ही माहौल में 30 अप्रैल 2010 के दिन एक इंडियन आर्मी की एक पार्टी पेट्रोलिंग कर रही थी माचिल बॉर्डर पे। उन्हें कुछ मूवमेंट महसूस हुआ, उन्होंने कुछ उनको रोका तो उधर से फायरिंग शुरू हो गई। जवाब में भारतीय सेना ने जवाबी कार्यवाही की। 3 आतंकवादी मारे गए, उनके पास से हथियार और गोला बारूद भी मिला। उसके बाद उन लोगों ने, जो मारे गए आतंकवादी थे, उनको एक मुस्लिम संस्था को हैंड ओवर कर दिया जो उनका मुस्लिम रीति रिवाज के हिसाब से अंतिम संस्कार करती है, बरियल करती है। उनको दे दिया गया, बरियल हो गया। फिलहाल के लिए मामला टल गया। लेकिन जून 2010 में घाटी के इतिहास में सबसे वायलेंट प्रोटेस्ट में से एक शुरुआत होती है। इतनी वायलेंट ये प्रोटेस्ट होती है कि आप इस बात से जान लीजिए कि इस वायलेंट प्रोटेस्ट में लगभग 123 लोग मारे जाते हैं। पूरी घाटी अनिश्चित काल के लिए बंद रहती है और ये जो जितना भी इस तरह की प्रॉब्लम थी उसके शुरू होने की वजह क्या बताई गई। ऐसा बताया गया कि जो 3 आतंकवादी मारे गए थे वो वास्तव में आतंकवादी नहीं थे। कथित रूप से वो लोग वहीं से थोड़ी दूर पे एक गांव के रहने वाले रियाज, शफी और शहजाद थे, जिनमें से एक कथित रूप से लेबर था, एक फलों का छोटा मोटा दुकानदार था और तीसरा मोटर का मैकेनिक था। ये लोग 50 रुपए से 100-150 रुपए प्रतिदिन कमाते थे, ऐसा बताया जाता है। इनके घर वालों का कहना था कि ये जो है बिल्कुल निर्दोष थे। इन्होंने, सेना ने एक फर्जी मुठभेड़ दिखा के इनको मारा हुआ है। दोस्तों, क्या है ये पूरी कहानी? ये इनकाउंटर फेक था या बाद को इस पूरे मामले का ट्रायल फेक हुआ, पूरी बात करूंगा। उससे पहले दोस्तों एक अनुरोध है, अगर आपने अभी तक मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से जल्दी करें और अपने दोस्तों और मित्रों को भी प्रमोट करें कि वो इस चैनल को सब्सक्राइब करें। दोस्तों, अब मैं आपको वो कहानी सुनाता हूं जो कश्मीर के कथित रूप से उन लोगों की तरफ की कहानी जो कहते हैं कि ये लोग निर्दोष थे। कहते हैं कि ये तीनों लोग एक गांव में रहते थे। ये इनमें से एक मैकेनिक था, एक फलों का छोटा दुकानदार था और एक लेबरर था। तीनों ही लोगों की शिक्षा नगण्य सी थी। कहते हैं इनके गांव में एक बशीर नाम का एक पुलिस स्पेशल पुलिस ऑफिसर था और उसका एक सहयोगी था जिसका नाम हामिद था। इन दोनों ने इन तीनों युवकों को इस बात के लिए ल्योर किया, इस बात का प्रलोभन दिया कि तुमको 2000 रुपये प्रतिदिन की आर्मी में पोर्टर की नौकरी दिलवा देंगे। ऐसा बोल के 30 वो इन लोगों को लेके गया। कहते हैं कि उसके बाद जब ये आगे गया तो अब्बास नाम का एक सेना का जवान मिला और ये तीनों फिर एक सूमो व्हीकल से आर्मी कैंप तक गए, जहां पर इन तीनों ने भारतीय सेना के एक दस्ते को, इन तीनों को हैंडओवर कर दिया। बदले में इन तीनों को 1.5 लाख रुपए मिले। ये लोग उसी सूमो गाड़ी से वापस आए और इन्होंने 1.5 लाख रुपए आपस में बांट लिए और उसके बाद ये अपने घर चले गए। उसके बाद उन तीनों का इनकाउंटर हो गया। अब दोस्तों, यहां पर इस कहानी के बाद पूरे कश्मीर में बहुत सारा उबाल आता है, बड़ा जन आक्रोश सा होता है कि कथित रूप से ऐसा हुआ है। ये वायलेंस इतना बड़ा था कि 123 से ज्यादा लोग मारे जाते हैं। फिर उसके बाद पुलिस अब्बास को, बशीर को और हामिद को गिरफ्तार कर लेती है और गिरफ्तार करने के बाद इनसे पूछताछ करती है।
कोर्ट में केस पुलिस फाइल करती है, कोर्ट आर्मी से इस केस से जुड़े हुए सभी लोगों को उनको पुलिस को हैंड ओवर करने के लिए कहती है, लेकिन आर्मी इस बात के लिए मना कर देती है। लेकिन आर्मी उनको ये वादा करती है जम्मू कश्मीर की सरकार को कि इनके ऊपर आर्मी के कोर्ट में ही ट्रायल किया जाएगा। खैर आर्मी ट्रायल करती है। उसके बाद भारतीय सेना के 5 लोगों को कर्नल पठानिया, कैप्टन उपेंद्र, हवलदार देवेंद्र कुमार, लांस नायक लक्ष्मी और लांस नायक अरुण कुमार, आर्मी का कोर्ट जो है वो इनको उम्र कैद की सजा देता है। पहले सिर्फ इन 5 लोगों को ही सजा मिलती है, लेकिन फिर और लोगों के कहने पर कि भाई अब्बास भी उनमें उतना ही शामिल था, तो फिर अब्बास को भी उम्र कैद की सजा दे दी जाती है। अब दोस्तों इस पूरे केस में बहुत सारे लूप होल हैं। अगर मैं उनकी सबकी एक एक की बात करूं आपकी, तो दोस्तों कहा गया कि जो आर्मी कोर्ट का जो ट्रायल था, इसने सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के आधार पे अपना फैसला सुनाया। अब समझते हैं सर्कमस्टेंशियल एविडेंस क्या होता है। अगर वास्तव में अपराध होते वक्त का कोई गवाह ना हो, किसी ने देखा ना हो, तो जो चेन बनती है, जो कड़ियां, जो घटनाएं होती हैं, उनकी जो चेन का सीक्वेंस है वो लगातार साबित होने पर यह माना जाता है कि ये सारे सर्कमस्टेंसेस एक तरफ लीड कर रहे हैं, और अगर ऐसा होता है तो भी सजा दी जाती है। अब दोस्तों सर्कमस्टांसेस की बात करें तो पहली कड़ी क्या थी? बशीर और हामिद के द्वारा इन तीनों युवकों को लाना, ठीक है। दूसरी कड़ी था इन तीनों का इन 5 का अब्बास से मिलना। तीसरी कड़ी क्या है कि एक सूमो वाहन के द्वारा इन सभी का आर्मी कैंप में जाना। फिर उसके बाद उन आर्मी कैंप में इन लोगों को, आर्मी के दस्ते को इन लोगों को सौंपना और बदले में 1.5 लाख रुपए लेना और फिर वापस आ जाना। अब दोस्तों सर्कमस्टेंशियल एविडेंस में 4 लोग बहुत महत्वपूर्ण हैं। एक बशीर, एक हामिद, एक अब्बास और एक ड्राइवर। दोस्तों यहां पर एक बहुत सोचने वाली बात यह है, बशीर और हमीद आज भी जम्मू कश्मीर की जेल में बंद हैं, उनका ट्रायल चल रहा है। कहीं किसी कोर्ट में यह साबित नहीं हुआ कि उन्होंने क्या गुनाह किया, नंबर 1। नंबर 2, आर्मी के कोर्ट ने ट्रायल हो गया, सजा सुना दी गई, कभी बशीर का इंटरोगेशन किया ही नहीं, ऐसा मीडिया की रिपोर्ट कहती है। दोस्तों जो सूमो का ड्राइवर था वो होस्टाइल हो गया। इसका मतलब उसने कोर्ट में अपने बयान से उसने कभी ये नहीं कहा कि मैं इन सब लोगों को लेके आर्मी के कैंप तक गया। तो दोस्तों जो पहले 4 लोग इस सर्कमस्टेंशियल एविडेंस के पार्ट थे, उनमें से 3 के खिलाफ तो जुर्म साबित ही नहीं, 2 के खिलाफ जुर्म साबित नहीं हुआ, एक अपने बयान से मुकरा हुआ है। तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस की बात कहां से आई? अच्छा एक और चीज कहते हैं, जब बशीर रियाज से बातचीत कर रहा था तो रियाज की मां ने उस पर ऑब्जेक्शन किया कि बेटा तुम इस बंदे के साथ मत रहना, ये बंदा जो है सही नहीं है। तो दोस्तों जो बशीर था उसका अपने गांव में जो चरित्र है वही क्वेश्चनेबल था। तो ऐसे बंदे की गवाही या ऐसे बंदे के स्टेटमेंट के आधार पे आर्मी के किसी जिम्मेदार अधिकारी को सजा देना कितना जायज है? तो दोस्तों सर्कमस्टांशियल एविडेंस क्या कहता है कि पहले 4 में से 3 के खिलाफ कुछ है ही नहीं। उसको 2 को कोर्ट ने, अभी ट्रायल चल रहा, साबित नहीं हुआ कि उन्होंने कुछ किया। सुमो का ड्राइवर होस्टाइल हो गया, तो सर्कमस्टांशियल एविडेंस की बात कहां से आई? उसके बाद दोस्तों अगर हम बात करें तो आर्मी का जो कोर्ट है उसने अब्बास जो है, जो सेना का जवान था, उसकी बात को बहुत ज्यादा अहमियत दी। अच्छा एक और चीज है यहां पर, अब्बास अगर सेना का जवान था, ये पूरी घटना में वो शामिल था कथित रूप से, अगर उसको जम्मू कश्मीर पुलिस ने पकड़ा था तो सेना ने ऐतराज क्यों नहीं किया? ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है कि ऐसा तो नहीं इसके लिए कोई दबाव था या राजनीतिक रूप से कोई दबाव था या कुछ था। बशीर का आर्मी के कोर्ट ने कभी इंटरोगेशन ही नहीं किया, तो सर्कमस्टेंशियल एविडेंस साबित कहां से होता है?
फिर उसके बाद दोस्तों कुछ और मुद्दे हैं जो बहुत विचारणीय है। सेना, जब ये इनकाउंटर हुआ तो सेना के लोगों के अनुसार, इनके घर वालों के अनुसार, इन तीनों के घर वालों के अनुसार, ये शर्ट पैंट पहन के घर से गए थे। जब इनकाउंटर हुआ तो ये पठानी सूट पाकिस्तानी ड्रेस में थे। तो दोस्तों मैं ऐसा बिल्कुल नहीं कह रहा है कि ये पठानी सूट इंडिया में नहीं बन सकते, लेकिन अगर इसके ऊपर 6 जिम्मेदार आर्मी के लोगों के ऊपर केस चलना है तो कहीं ना कहीं से पता होना चाहिए कि इनके पास, अगर वो निर्दोष थे तो उनके पास ये पठानी सूट कहां से आया। इसका क्या आर्मी कोर्ट में इसका कायदे से इन्वेस्टिगेशन हुआ? वो हथियार जो इनके पास बरामद हुए वो कहां से आए? कहीं ना कहीं से तो वो आए होंगे। वो 1.5 लाख रुपए जो इन लोगों को दिए गए, किसी भी सेना के अधिकारी के पास 1.5 लाख रुपए कैश निजी रूप से तो होता नहीं है, तो कहीं ना कहीं से वो 1.5 लाख रुपए आए थे। तो क्या आर्मी के कोर्ट में उनका स्रोत साबित हुआ था कि वो 1.5 लाख रुपए कहां से आए? फिर इन लोगों को जो 1.5 लाख रुपए हैंड ओवर किए गए, क्या वो 1.5 लाख रुपए की रिकवरी पुलिस ने या किसी ने करी? अगर नहीं करी तो अगेन मैं ये नहीं कह रहा कि ऐसा नहीं संभव है, लेकिन क्या इस बात के उचित सबूत उपलब्ध हैं या नहीं है? दोस्तों एक बात और मैं यहाँ कहना चाहता हूँ, अभी कुछ दिन पहले शाहीन बाग में जब आंदोलन चल रहा था तो कुछ लोग माननीय उच्चतम न्यायालय में अपने कोर्ट केस की सुनवाई के लिए गए, तो माननीय उच्चतम न्यायालय ने उन लोगों से कहा कि जब सड़कों पे प्रदर्शन हो रहे हो, हिंसा हो रही हो, तो उस समय कंड्यूसिव एनवायरनमेंट नहीं है सुनवाई के लिए। तो दोस्तों अगर कश्मीर में ऐसा वायलेंट प्रोटेस्ट चल रहा था जहां 123 लोगों की डेथ हो गई, तो क्या वो फेयर ट्रायल के लिए कंड्यूसिव एनवायरनमेंट था? शायद बिल्कुल भी नहीं था। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों आर्मी ट्रायल कोर्ट की एक और बात, सबसे पहले अब्बास को सजा क्यों नहीं दी गई? जब बाद में दूसरे अधिकारियों ने उस पर ऐतराज किया कि अगर उसका भी अपराध वही है तो उसको भी सजा दी जानी चाहिए। दोस्तों एक बात और, अभी अभी बाकी जितने भी अधिकारी उसमें कथित रूप से शामिल थे, ये जेल के अंदर थे, अब्बास को जमानत मिली हुई। तो ऐसा क्या था उसके केस में उसको जमानत मिली थी अगर उसी अपराध के लिए उसको सजा मिलनी थी? दोस्तों एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज, क्या 2010 में आर्मी में पोर्टर के काम के लिए 2,000 रुपए प्रतिदिन मिल सकते हैं? ये बहुत ही अव्यावहारिक था, लेकिन उसके घर वालों ने उनको कहीं ना कहीं कोर्ट में ये बात दी है। क्या अव्यावहारिक रूप से? क्या पूरा गांव बेवकूफ था, उनके जानने वाले सारे बेवकूफ थे? दोस्तों एक बात और, जब तक ये आंदोलन नहीं शुरू हुआ था तब तक उनके घर वालों को, काफी लोगों को बहुत बाद में पता चला कथित रूप से कि ये मरने वाले यही थे। तो 30 अप्रैल से लेके उस दिन तक इन लोगों के घर वालों ने उन लोगों से कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? अगर उन लोगों के पास फोन नहीं थे तो उनको ये तो पता ही था कि ये लोग बशीर या हामिद के साथ गए हैं। क्या उन्होंने बशीर को कांटेक्ट करने की कोशिश की? इतने दिनों तक उनके घर वालों ने ये सब उनको कांटेक्ट करने की कोशिश क्यों नहीं की? तो दोस्तों इस ट्रायल में बहुत सारे लूप होल हैं। हो सकता है कि जस्टिस ना हुआ हो। दोस्तों दोबारा से ये केस खुला है। अब से 2 दिन पहले आर्मी के दूसरे कोर्ट ने इस सजा पर फिलहाल में रोक लगा दी है, जो एक स्वागत योग्य निर्णय है। जहां तक है आगे फिर से ये चलेगा। लेकिन दोस्तों एक बात यहां पे निश्चित रूप से है कि ये पूरा केस जो है कहीं ना कहीं पे राजनीतिक दबाव, राजनीतिक रूप से लोगों में दबाव बनाने का तरीका। दोस्तों यहाँ पे एक मैं वातावरण की भी बात करूं तो जम्मू कश्मीर के अंदर पीडीपी और नेशनल कॉन्फ्रेंस के बीच में कश्मीरियों का रहनुमा बनने की जो कंपटीशन थी, कहीं ना कहीं उसने उस वायलेंट प्रोटेस्ट को बढ़ाया। और जिस समय पे ये हुआ उस समय जो है केंद्र की सरकार भी बहुत सारे करप्शन के जो कथित रूप से आरोप थे, वो राजनीतिक माहौल बहुत ही अस्थिर था। ऐसे माहौल के बीच में आर्मी का वो फैसला आना, निश्चित रूप से आर्मी का मनोबल इसके वजह से कम हुआ होगा।
दोस्तों एक डिस्क्लेमर देना चाहता हूं खत्म होने से पहले, ये मैंने जितनी भी बात करी है सिर्फ और सिर्फ मीडिया में, जो बहुत सारे इंटरनेट पे, मीडिया पे, मैगजीन्स में जो रिपोर्ट्स हैं उनके आधार पे है। मेरा इस पूरे इवेंट के किसी भी पक्ष से कोई सीधा निजी संबंध नहीं है। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहिए, व्यस्त रहिए और मस्त रहिए।